हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये टॉपिक सिर्फ इसी चैप्टर के लिए या इसी लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरे क्लास 11th और 12th के सिलेबस में आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर के अंदर जो आप फंडे समझोगे, जो आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जैसे आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जैसे इक्वेशंस बनाओगे, वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए और फिजिक्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक मेथड है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्लास 12th में भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? It states that if only the conservative forces are doing work on the body, then its total mechanical energy, that is potential energy plus kinetic energy, remains constant. चलो ये तो स्टेटमेंट हो गई, लेकिन मीनिंग क्या है इस लॉ का? ये लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ना कर रही हो। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ना कर रही हो, तो बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें एक फॉलिंग स्टोन की, मान लो, और ये एक डेरिवेशन यहां पे मैं कराने जा रहा हूं, ये डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो एक स्टोन है और उस स्टोन को हमने h हाइट से गिराया, ठीक, ये है हाइट h, इस स्टोन को हमने h हाइट से गिराया, तो क्या होगा इस स्टोन की, बताओ, जब ये टॉप पॉइंट पे है, यहां पे मान लो ये पॉइंट है A, तो इस पॉइंट A पे ये स्टोन अभी रेस्ट पे है, अभी हमने छोड़ा नहीं है इसको, ये स्टोन अभी रेस्ट पे है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं क्योंकि ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होती है, लेकिन ये एक हाइट पे स्टोर्ड है, तो इसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक। तो यहां पे इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आपने इसको ऐसे ड्रॉप किया, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी हाइट घटेगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे कोई बॉडी नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो हाइट घटेगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जितनी जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है उतनी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती भी जाती है। तो अगर आप किसी भी मूवमेंट पे इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम लो तो वो हमेशा सेम आएगा। सो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बट यहां पे वो वाला पार्ट क्या है कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हो, देखो जो अभी मैंने बात कही कि इसकी हर जगह पे टोटल जो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वो सेम आएगा, वो बात ट्रू सिर्फ तभी है अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, है ना। अब मान लो यहां पर इसकी एनर्जी है 100 जूल, यहां पे इसकी एनर्जी है 100 जूल। अब जैसे जैसे ये गिरेगा, कौन सी एनर्जी है यहां पे? पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे जैसे ये गिरेगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल कम होती जाएगी, लेकिन मान लो यहां पे थोड़ा सा नीचे आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी 90 जूल। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बचा हुआ 10 जूल है वो इसकी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये यहां पे पॉइंट सी पे मान लो आएगा, ग्राउंड को जब ये हिट करेगा तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी? काइनेटिक एनर्जी में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 100 जूल, क्योंकि यहां पोटेंशियल तो होगी नहीं क्योंकि हाइट तो 0 हो गई, तो ये सारी की सारी यहां पे काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी होनी चाहिए? 100 जूल। बट ये बात तभी तो ट्रू है अगर एयर फ्रिक्शन को हम इग्नोर करें। अगर हम एयर फ्रिक्शन को भी लेके चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में इसकी एनर्जी खर्च होगी, तो कुछ एनर्जी का पार्ट एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाएगा। तो जब ये नीचे ग्राउंड को हिट करेगा यानी कि पॉइंट सी पे, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 नहीं होगी, 100 से थोड़ी कम होगी। जैसे मान लो 80 है तो 20 जूल जो है वो इसकी खत्म हो गई एनर्जी, एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो गई। तो फिर यहां पे 100 है, यहां पे 80 है, तो फिर तो अपना लॉ लगा ही नहीं। तो लॉ
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी लगेगा किसी बॉडी पे जब हम ऐसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि वो एनर्जी खा जाती है सिस्टम की। ठीक, तो वो हम इग्नोर कर देते हैं और हम प्रूव करते हैं कि इसकी एनर्जी हर जगह पर कांस्टेंट रहेगी। तो उसके लिए हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट तो हमने ले लिया बिल्कुल ऊपर जो हो गया ए, एक पॉइंट हमने ले लिया बिल्कुल नीचे जो कि हो गया सी, और एक पॉइंट हमने बीच में कहीं पर ले लिया जो कि हो गया बी। नाउ लेट अस से दैट द हाइट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, बी वाले की जो हाइट है इसको हम कुछ ले लेते हैं। हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज एक्स। तो ऊपर से यहां तक इसकी हाइट कितनी हो गई, या ये डिस्टेंस कितना हो गया, हाइट तो मत बोलो इसको, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया h माइनस एक्स। तो हम लोग शो करेंगे, हम लोग मतलब हम सारे जितना मैं शो करूंगा कि टोटल एनर्जी ए पे, बी पे और सी पे क्या आएगी, सेम आएगी। तो टोटल एनर्जी ए, बी और सी पे सेम कैसे आएगी, लेट्स सी। नाउ टोटल एनर्जी एट ए, टीईए मैंने लिखा ना, टीईए मतलब टोटल एनर्जी एट ए। ए पे टोटल एनर्जी क्या है, mgh पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ m, ए पे वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, 0। तो टोटल इसकी एनर्जी ए पे कितनी है, जस्ट mgh, है ना। टोटल एनर्जी ए पे इसकी कितनी है, जस्ट mgh। अच्छा, टोटल एनर्जी एट बी। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी की ग्राउंड लेवल से हाइट है x, तो यहां पे एनर्जी होगी mgx प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी एट पॉइंट बी, मान लो वीबी, अपने को नहीं पता क्या है, मान लो वीबी है, तो वो वीबी हम निकाल सकते हैं ना। ये पॉइंट बी तक आते आते इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पॉइंट बी तक आते आते इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया h माइनस एक्स। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो इतने पार्ट के लिए, तो मैं लिख सकता हूं वी बी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2g h माइनस एक्स। तो वी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2g h माइनस 2g x, है ना। तो अगर हम इसको v स्क्वायर की जगह यहां पे डाल दें तो टोटल एनर्जी एट b क्या आ जाएगी, mgx प्लस हाफ, और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा, gh माइनस gx, 2 से 2 कट गया, यहां पे बचेगा mgx प्लस m कहां गया रे, अच्छा m मैंने छोड़ दिया, ये रहा mgh माइनस mgx। क्या क्या कैंसिल हो गया, mgx से mgx कैंसिल हो गया। तो टोटल एनर्जी एट बी इज ऑल्सो mgh। टोटल एनर्जी बी पे कितनी आ गई, वो भी आ गई mgh। टोटल एनर्जी ए पे कितनी थी, mgh। टोटल एनर्जी बी पे कितनी आ गई, mgh। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट सी। अब सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओ। सो टोटल एनर्जी एट सी इज m, पोटेंशियल एनर्जी mg, हाइट ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, ये रहा हमारा रेफरेंस लेवल। तो रेफरेंस लेवल से पॉइंट सी की हाइट कितनी है, 0 प्लस हाफ m, सी पे वेलोसिटी कितनी है, मान लो vc। तो हम vc की वैल्यू निकालेंगे थर्ड इक्वेशन से। पॉइंट ए से सी तक आते आते टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बॉडी ने, h। तो थर्ड इक्वेशन लगाओ, vc स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh। सो vc स्क्वायर हो गया 2gh, vc स्क्वायर हो गया 2gh। तो t टोटल एनर्जी एट सी is half m into 2gh, 2 से 2 कट गया, तो टोटल एनर्जी एट सी is mgh। टोटल एनर्जी एट सी is mgh। So clearly from 2
and from 3. Total energy at A is equal to total energy at B is equal to total energy at C, and this proves our law of conservation of mechanical energy. Now let's discuss some very important questions based on this law. different टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको मिलेगा एक फॉर्मूला जो आपको काफी क्वेश्चंस में यूज करना है। क्या फॉर्मूला है? पेंडुलम पे आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ये यूज करना है। जैसे पेंडुलम है, ठीक है, पहले ही स्विंग होने को तैयार है ये एक पेंडुलम है, ठीक। अच्छा, इस पेंडुलम का ये रहा बॉब, अब देखो आपको क्वेश्चन में अगर दिया है कि इस पेंडुलम को हम मान लो स्विंग करा के ऐसे ले गए, इस पेंडुलम को स्विंग करा के ऐसे ले गए सच दैट यहां तक हम इसको ले गए, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, एक सेकंड, बढ़िया डायग्राम होता है ना तो मजा आता है फिर पढ़ाने में। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपको दिया हुआ है कि थीटा है, ठीक। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जो एंगल है पेंडुलम के क्वेश्चंस में ये दिया रहता है और इस एंगल की हेल्प से आपको पेंडुलम की हाइट निकालनी पड़ती है, बिकॉज जो रेफरेंस लेवल है वो ये है, ठीक है, जो हम पेंडुलम के सेंटर से ले रहे हैं। जब पेंडुलम का जो बॉब है वो बिल्कुल अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है, बिल्कुल बीच में है, तब ये जो रेफरेंस लेवल है यहां से हम हाइट लेंगे तो इस वक्त पेंडुलम की जो हाइट है वो ये मानी जाएगी, ये। बट ये हाइट ना देकर क्वेश्चन में दिया होता है इस पोजीशन पे इसका जो वर्टिकल से एंगल है इसके स्ट्रिंग का वो दिया होता है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे कि आप निकाल सको कि ये जो एंगल है ये एच से कैसे रिलेटेड है। तो जरा ध्यान से सुनना, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम यहां पे करेंगे। यहां से मैंने इसको जोड़ दिया। अब अगर आप ये ट्राइंगल लो, इस ट्राइंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूं, इसके वर्टिसेस को लेट दिस बी ओ, ये वाली पोजीशन पेंडुलम की ले लो बी, ये वाली पोजीशन सॉरी ये ले लो ए, ये ले लो बी और ये ले लो सी। सो वी कैन क्लियरली सी कि एच जो है वो AC के बराबर होगा, है ना, AC जो है वो H होगा। अब आपको चाहिए थीटा और H के बीच में रिलेशन। तो पेंडुलम की लेंथ इन क्वेश्चंस में जनरली दी होती है क्योंकि H और थीटा के बीच में जो रिलेशन है उसमें हमको पेंडुलम की लेंथ भी चाहिए होगी। तो पेंडुलम की लेंथ हम L ले ले, ऑब्वियसली OA भी L होगा और OB भी L होगा क्योंकि वही तो पूरा पेंडुलम है। सो ये जो AC है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन देखो, AC जो है वो आपका OA माइनस OC है ना, AC जो है तो H आपका क्या हो गया AC, तो मतलब OA माइनस OC, ये क्या हो गया OA माइनस OC। और OA क्या है? OA तो है पूरी लेंथ पेंडुलम की, तो OA की जगह आप L लिख दो माइनस OC। अब सवाल है कि OC क्या है। सो इन ट्राइंगल COB, इन ट्राइंगल COB क्या चाहिए? OC चाहिए ना हमें। तो OC जो है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में OC क्या है? OC इस वाले ट्राइंगल में बेस है, तो OC बाय L यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। सो OC इज L cos थीटा। तो H हो गया L माइनस L cos थीटा। तो ये रिलेशन है, इसको आप कभी मत भूलना, L कॉमन आ गया 1 माइनस cos थीटा। इस रिलेशन को आपने कभी नहीं भूलना।
L इंटू वन माइनस कॉस थीटा, H इक्वल टू L इंटू वन माइनस कॉस थीटा। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A girl of mass 40 kg sits in a swing formed by a rope of length 6 मीटर। तो जब कोई बच्चा स्विंग लेता है, झूले लेता है, तो आप उस पे पेंडुलम का फॉर्मूला लगा सकते हो ना, क्योंकि वो बच्चा पेंडुलम की तरह ही तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये गर्ल, मान लो आप, ये गर्ल ऐसे ऐसे करके झूले ले रही है। So a girl of mass 40 kg sits in a swing formed by a rope of length 6 meter. A person pulls the swing to a side so that the rope makes an angle 60 degree with the vertical. What is the gain in potential energy of the girl? एक बंदे ने इसको ऐसे पीछे खींचा और तब तक खींचा जब तक कि वर्टिकल से स्विंग का एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। तो कहता है बताओ गर्ल की पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हुआ। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mg H, और H अपने को दिया नहीं हुआ है लेकिन अपने को एंगल दिया हुआ है, तो हम H की जगह लिखें L इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो M कितना हो गया 40, G कितना हो गया 10 इंटू लेंथ 6 मीटर इंटू वन माइनस कॉस 60 डिग्री। सो 400 इंटू 6 इंटू 1/2, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 जो है वो 1/2 हो गया। जी को मैंने 10 लिया, ठीक है 3, तो 1200 जूल, 1200 जूल, दैट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इस तरीके से बढ़ा देता हूं कि मान लो इसमें बोला होता कि नाउ अब उस गर्ल को छोड़ दिया गया है, तो बताओ उसकी पोटेंशियल, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो बिल्कुल बॉटम मोस्ट पोजीशन पे वापस आती है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी जो खींची है, आपने खींच के उसको पोटेंशियल एनर्जी दी है, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे वो नीचे आएगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लोअर मोस्ट पॉइंट पे जहां से उसको खींचना शुरू किया गया था, फिर से क्या हो जाएगी 1200 जूल। फिर वो गर्ल दूसरी तरफ जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी घटेगी घटेगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी सॉरी घटेगी घटेगी घटेगी, क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, और एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, और दूसरी तरफ भी इतना ही एक्सट्रीम तक जाएगी वो बॉडी, और फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1200 जूल। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन पे ओनली काइनेटिक एनर्जी, और बीच में कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जिनका सम 1200 ही होगा इस केस। ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट, a bullet of mass 10 gram travels horizontally with a speed of 100 meter per second and is absorbed by a wooden block of mass 990 grams suspended by a string. Find the vertical height through which the block rises. यहां पे क्या कहानी है कि यहां पे हमने, ये थ्रू है, ठीक है ना, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहां पे हमने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से हैंग कर दिया। एक वुडन ब्लॉक को, ये रहा हमारा, किधर गया भाई, ये रहा, ये हमारा वुडन ब्लॉक है जिसको हमने एक स्ट्रिंग से हैंग करके टांग दिया। ठीक, ये कौन से कलर की वुड है पता नहीं। फिर इसमें हमने लाके मारी एक बुलेट, ठीक है, इसमें हमने लाके मारी एक बुलेट, और फिर वो बुलेट इसमें हमने लाके मारी। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम की बुलेट हमने इसमें लाके मारी विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय वुडन ब्लॉक सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, और ये बुलेट जो है आर पार नहीं हुई, इसने एब्जॉर्ब कर ली। फाइंड द वर्टिकल हाइट थ्रू विच द ब्लॉक राइजेस। अब क्या होगा कि जब बुलेट इस पे लगेगी, तो आप इमेजिन करो, इमेजिन करो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। मतलब अगर आपके आसपास ये सब करने की अपॉर्चुनिटी ना हो कि आपके पास एक ब्लॉक अगर है जिस पे आप गोली चला सकते हो और वो गोली उस ब्लॉक में धंस सकती है, तब तो आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, सच में जाके करके देख लो। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी तो आई एम श्योर आपके आसपास नहीं होगी। तो आप इमेजिन करो कि ये ब्लॉक में बुलेट धंस गई, और ये ब्लॉक जो है पूरी कॉम्बिनेशन बुलेट और ब्लॉक की ऊपर की तरफ चली गई,
तो हमें ये हाइट निकालनी है कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो कितनी ऊपर तक गई है, और क्योंकि ये बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो हाइट्स कहां से ली जाएंगी, सेंटर से ली जाएंगी। अगर मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई तो सुन लो, वैसे ये बात बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं रेफरेंस लेवल ये नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस लेवल ये मानता हूं तो फिर तो इसकी कुछ हाइट हो गई इस रेफरेंस लेवल से। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पोजीशन पे तो इसकी कोई हाइट ही नहीं है रेफरेंस लेवल से, तो मुझे रेफरेंस लेवल कहां से लेना पड़ेगा, इसके सेंटर से। तो ये भी रहा इसका सेंटर यहां पे। तो अगर हम देखें तो ये कितनी हाइट राइज करा है, ये इतनी हाइट राइज करा है, इतनी, है ना, इसके रेफरेंस लेवल से। तो हमें ये हाइट निकालनी है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, साइंस क्या लगाई जाए इसके अंदर, कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। किसकी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, इस कॉम्बिनेशन की। ये कॉम्बिनेशन है क्या, ये कॉम्बिनेशन है इस वुडन ब्लॉक की और बुलेट की कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये जितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर चली वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल में बदलती जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ रही, हाइट बढ़ रही, हाइट बढ़ रही। तो हाइट इसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी, और ये उतनी ऊपर तक जाएगा जब तक इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो जाती। समझ में आई बात? अच्छा, लेकिन सवाल है कि ये कॉम्बिनेशन कितनी वेलोसिटी से चलना शुरू करी है, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि हमें अभी थोड़ी पता है। देखो देखो, बुलेट आई है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बुलेट इसमें लगी, तो फिर ये कॉम्बिनेशन कितनी स्पीड से चली वो तो हमें नहीं पता ना। उसके लिए तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ। ये है बुलेट का मोमेंटम हिट करने से पहले, और ये है ब्लॉक का मोमेंटम हिट करने से पहले, क्योंकि ब्लॉक तो रेस्ट पे था। इक्वल टू, अब जब बुलेट धस गई ब्लॉक के अंदर, तो बुलेट और ब्लॉक दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे ना, तो ब्लॉक का मास अगर मैं कैपिटल एम ले लूं तो धसने के बाद का मोमेंटम जो है वो ये है, v हो गई कॉमन वेलोसिटी बुलेट और ब्लॉक की। यही हमें निकालनी है, इतनी वेलोसिटी से ये कॉम्बिनेशन जो है वो चलना शुरू करी। तो ये वेलोसिटी होगी क्या, ये वेलोसिटी होगी एम वी डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी होगी एम। एम मतलब स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द बुलेट, जो कि है केवल 10 ग्राम। उसको हमने कन्वर्ट कर लिया केजी में 1000 से डिवाइड करके। v वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो कि थी 100 डिवाइडेड बाय दोनों के मास का टोटल 10 + 990 1000 ग्राम, यानी 1 kg। यानी इस कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। अब 1 मीटर पर सेकंड की कॉम्बिनेशन से ये चली, तो ये कॉम्बिनेशन चली 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। और कब तक ये ऊपर जाएगी, जब तक कि ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में नहीं बदल जाती। तो हमको इसको इक्वल रखना चाहिए mgh के, और हमको ये हाइट ही तो निकालनी है। तो जरा पहले इसको सॉल्व कर ले। देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। तो हाइट जो है इस फॉर्मूले से, हाइट जो है वो क्या होगी, हाइट होगी वी स्क्वायर बाय 2g। हाइट होगी वी स्क्वायर बाय 2g। तो वी स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10। सो दिस इज 1/20 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 100/20, यानी कि ये कॉम्बिनेशन 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी। ये कॉम्बिनेशन 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब और देखो आगे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। मान लो यहां पे हमारे पास ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। मान लो यहां पे हमारे पास एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये हो गया वॉल, ये वॉल है और ये ग्राउंड है, और यहां पर लगी हुई है एक स्प्रिंग, ये लगी हुई है स्प्रिंग। अच्छा, इस स्प्रिंग की तरफ आ रहा है एक ब्लॉक,
इस स्प्रिंग की तरफ आ रहा है एक ब्लॉक, ये आ रहा है ब्लॉक इसकी तरफ, ये आ रहा है इसकी तरफ ब्लॉक, बाजू हटके बोलता हुआ लग ना जाऊं मैं किसी के। ये आ रहा है ब्लॉक, क्योंकि काफी स्पीड से आ रहा है, जरा स्पीड पकड़ लें इसकी, कितनी स्पीड से आ रहे हो भाई साहब। इस ब्लॉक की स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, काफी ज्यादा है। और ये ब्लॉक का मास है 5 किलो, काफी एनर्जी लेकर आ रहा है। सामने ये स्प्रिंग लगी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लो 100 न्यूटन पर मीटर। हमारा सवाल ये है कि जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से टकराएगा तो ये जब ये ब्लॉक, अच्छा स्प्रिंग और ब्लॉक मिक्स कर दिया मैंने, ब्लिंक हो गया। जब ये ब्लॉक स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग कितना धंस जाएगा, वाह वाह। जब ये ब्लॉक स्प्रिंग से टकराएगा तो ये स्प्रिंग कितना धंसेगा, कितना कंप्रेस होगा। जब ये ब्लॉक स्प्रिंग से टकराएगा तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा 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 करेगा। तो हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालनी है इस स्प्रिंग की, तो उसके लिए फंडा क्या लगेगा, उसके लिए फंडा ये लगेगा कि ये ब्लॉक स्प्रिंग को तब तक कंप्रेस करेगा जब तक इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाती, है ना भाई। स्प्रिंग कंप्रेस हो क्यों रहा है, स्प्रिंग पे वर्क कर कौन रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए स्प्रिंग पे ये ब्लॉक ही तो वर्क कर रहा है। तो ये ब्लॉक इसकी तरफ कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, ये ब्लॉक इसकी तरफ कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, और वो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में इस्तेमाल हो जाएगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, ये कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ के। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये मान लो मैक्सिमम कंप्रेशन ये है इसकी। तो हमने ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी को स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेट कर दिया, और हाफ से हाफ कट गया, 100 से 100 कट गया, तो √5 x max 5. So maximum compression of the spring is √5, which is around 2.23 मीटर, ठीक है ऐसे, ठीक। अब इसी में हम देखो और खेल खेल सकते हैं हम, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन बना के देगा वो इसी में और खेल खेल सकता है। क्या क्या कर सकता है वो इसके अंदर, जैसे मान लो यहां पे ये दे दिया कि यहां पर एक रफ पैच आ गया बीच में, यहां पर बीच में एक रफ पैच आ गया इतना, ठीक है, इतना एक रफ पैच आ गया, मान लो 10 सेंटीमीटर लेंथ का रफ पैच आ गया, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर है 0.1। अब बताओ कि स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा। अब स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा भाई, जब ये ब्लॉक रफ पैच से पास होगा तो अब फ्रिक्शन को ओवरकम करने में इसकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो जो बाकी की एनर्जी बचेगी उस एनर्जी से स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो वो एनर्जी कितनी बचेगी देखो जरा, वो एनर्जी कितनी बचेगी, ये कितनी एनर्जी लेकर आया, हाफ mv स्क्वायर। चलो पहले सिंबल्स में लिखते हैं, ये कितनी एनर्जी लेकर आया ब्लॉक, ये एनर्जी लेके आया हाफ mv स्क्वायर, माइनस इसमें से फ्रिक्शन को ओवरकम करने में कितनी एनर्जी खर्च हो गई, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान लो F इंटू ये वाला लेंथ हो गया ना डिस्प्लेसमेंट S, ये एनर्जी इसके पास बची, और ये एनर्जी जो है वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में यूज होगी, और अब स्प्रिंग जो है वो इतना कंप्रेस होगा जो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन और mg तो इक्वल होगा ना, क्योंकि वर्टिकली तो कोई मोशन नहीं हो रहा,
तो म्यू के इंटू एम जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां से हमने निकाल ली, म्यू के दे रखा है 0.1, एम है 5, जी है 10, तो ये हो गई 5 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो गई? 5 न्यूटन। तो हाफ एम वी स्क्वायर, इतनी एनर्जी ये ब्लॉक लेकर आया। और फ्रिक्शन को ओवरकम करने में कितनी एनर्जी खर्च हो गई? 5 इंटू डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इतनी। अब बची कितनी? वो यहां पे लग जाएगी। अब स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा? ऑब्वियसली इससे थोड़ा कम ही आएगा आंसर, क्योंकि अब एनर्जी इसके पास कम बची है कंप्रेस करने के लिए। तो दिस इज 100 बाई 250 इंटू 5, ये तो 250 था, और 250 और हाफ जूल, केवल हाफ जूल एनर्जी इसकी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो गई है। बहुत कम फ्रिक्शन था क्योंकि। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 250 माइनस हाफ, 249.5 डिवाइडेड बाय 50 का रूट, है ना। एक्स मैक्स, राइट। सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा प्रिसाइज है ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 249.5 डिवाइडेड बाय 50, तो दिस वैल्यू इज 4.99। सो स्क्वायर रूट, सॉरी वहीं ले लेते हैं हम, 4.99 का स्क्वायर रूट इज 2.23। देखो अप्रोक्सीमेटली सेम, क्योंकि बहुत कम है ना, आपको आइडिया दे दिया क्वेश्चन का, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। 2.23 मीटर, बट जो डिफरेंस आएगा वो आगे की डिजिट्स में आएगा, क्योंकि यहां पे जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो गया, क्योंकि सिर्फ हाफ जूल एनर्जी इसकी खर्च हुई है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, क्योंकि पैच बहुत छोटा लिया, फ्रिक्शन भी हमने बहुत कम लिया। अगर पैच की लेंथ हम थोड़ी ज्यादा ले लेते तो हमारा आंसर थोड़ा ठीक ठाक आ जाता। समझ में आई बात? बट आपको आइडिया देना था कि इस तरीके से भी क्वेश्चन के अंदर कर सकता है। अच्छा, एक चीज और करी जा सकती है, थोड़ा सा और खेलते हैं इसके साथ हम। देखो जैसे नाउ लेट्स सी, हम इसकी हाइट भी बढ़ा देते हैं थोड़ी, है ना, इसकी हम हाइट बढ़ा देते हैं। बताता हूं ये क्या है। जैसे ये स्प्रिंग हमने यहां पे लगा दी, अब थोड़ी हाइट पे, स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। तो जैसे ये ब्लॉक है, देखो ये ब्लॉक आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसका मास है 6 kg। और अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को कितना मैक्सिमम कंप्रेस कर सकता है। अब आप सोचो कैसे होगा। ये ब्लॉक आ रहा है इधर, तो ये ब्लॉक जैसे जैसे इस तरफ आएगा, अब यहां पे क्या होगा कि ये हाइट चढ़ने लगेगा। हाइट चढ़ने लगेगा तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी, उस बची हुई काइनेटिक एनर्जी से ये स्प्रिंग को हिट करेगा, तो उसी एनर्जी से ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना। तो इस तरीके से खेल सकते हैं क्वेश्चंस के साथ, थोड़े थोड़े चेंजेस करके। तो ये लेकर आया एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें से ये एनर्जी इसको चढ़ने में खर्च हो गई, और जो बची उससे इसने इसको कंप्रेस किया। तो एक्स मैक्स आप ऐसे निकाल सकते। तो वैल्यूज पुट करो जरा। हाफ एम, मास इसका है 6, वेलोसिटी इसकी है 20, माइनस 6 इंटू जी इंटू कितनी हाइट चढ़ा। ये राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा लगाओ, साइन 30 डिग्री जो कि होता 1/2 इज h बाई 20, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो h आपको मिलेगा 10, तो 10 इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 3, ये इससे कटा, ये हो गया 3, और 400 इंटू 3 1200 माइनस 600। तो देखो ये आंसर पॉजिटिव आना जरूरी है।
ऐसा भी तो हो सकता है इसके पास उतनी एनर्जी ना हो कि ये पूरा ऊपर तक चढ़ पाए, उस केस में ये काइनेटिक एनर्जी कम आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगी, तो उस केस में फिर ये नहीं चढ़ पाएगा ऊपर। ये आ गया हमारा 600 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू x मैक्स का स्क्वायर, ये आएगा 24, x मैक्स हो जाएगा आपका 24 का रूट यानी 2√6 मीटर। तो इतना कंप्रेस करेगा इस बार ये स्प्रिंग को, ठीक। अच्छा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब इसमें भी एक रफ पैच बना देगा कि ये रफ पैच में से पास हो रहा, आप बताओ कितना कंप्रेस करेगा। तो ये इस तरीके से थोड़े थोड़े चेंजेस करके आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना, फंडा पकड़ना है, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस करके इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ देखो, पेंडुलम जब स्विंग करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का ग्राफ है डिस्टेंस के साथ, वो कैसे बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, स्कूल्स में बहुत पूछा जाता है। जब काइनेटिक जब पेंडुलम आपका बिल्कुल बीच में है मीन पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन वो उधर से आया, पूरी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया उसने, पोटेंशियल सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होती है, काइनेटिक मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशंस पे हाइट मैक्सिमम हो गई उसकी, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, काइनेटिक 0 होती है। तो ये देखो, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये एक तरफ का एक्सट्रीम है, ये दूसरी तरफ का एक्सट्रीम है, और ये एनर्जी का एक्सिस है। तो पिंक वाला आप देखो, जो पिंक वाला यहाँ पे आप कर्व देख रहे हो, वो किसका होगा सोचो। एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पे 0, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पे 0। तो ये जो पिंक वाला है आपका, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, जो मीन पे 0 है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है। इसका ठीक उल्टा येलो वाला कर्व है काइनेटिक एनर्जी का, जो एक्सट्रीम पोजीशंस पे 0 है बट मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, और ग्रीन वाला कर्व आपका है टोटल एनर्जी का, जो कांस्टेंट है, जो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू के बराबर उसकी वैल्यू है और कांस्टेंट है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी यानी उनका सम जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, और वो हमेशा क्या होगा, जो मीन पे काइनेटिक एनर्जी या जो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द टोटल एनर्जी ना, क्योंकि एक्सट्रीम पे पोटेंशियल ही टोटल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक तो 0 हो गई। सो ये टोटल एनर्जी रही ग्रीन वाली, समझ में आया। अच्छा, यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर कि ये पिंक वाला और येलो वाला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी। ये भी कुछ डिस्टेंस होगा, ये सब हम निकालेंगे आगे, एक चैप्टर और आएगा ऑसिलेशंस, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड। ये डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है, अभी भी निकाल सकते हैं हम। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको बना के दिया जा सकता है, ठीक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इतना बहुत है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी।